हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसका हम एनालिसिस करेंगे। जो इसमें हम हिंदी पेडागोजी है इसको समझेंगे कि हिंदी पेडागोजी के कैसे क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज फर्स्ट में। और यह पेपर हमारा 4 जनवरी 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो इसको हम समझेंगे कि किस तरीके के इसमें क्वेश्चन आते हैं। मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी आपकी 30 नंबर की पूछी जाती है। 30 नंबर की पूछी जाती है तो यह 30 नंबर किस किस पार्ट में बटे हुए होते हैं, तो इसको समझते हैं। तो 15 नंबर का आपकी क्या आती है? पेडागोजी आती है। क्या आती है? पेडागोजी आती है। 15 नंबर की पेडागोजी आती है और 15 नंबर में आपका गद्यांश और पद्यांश आते हैं। क्या आते हैं? गद्यांश और पद्यांश, यह आपके 15 नंबर में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं गद्यांश की। तो गद्यांश आपका कितने नंबर का आता है? तो गद्यांश आपका 9 नंबर का आता है। पद्यांश की बात करते हैं तो 6 नंबर का आपका पद्यांश आता है सी टेट के एग्जाम में। तो 9 नंबर का गद्यांश हो गया आपका, 6 नंबर का आपका पद्यांश हो जाता है, 15 नंबर की आपकी क्या हो जाती है? पेडागोजी हो जाती है। तो आपको इसमें मैं पेडागोजी को बताऊंगी कि हिंदी में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको जो यह मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ यह आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आपको वहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है। आपको बताना है इसमें लेखन कौशल का एक उच्चतम स्तर है, कौन सा है? तो सही आंसर आपको बताना है कि सही वर्तनी है, संयुक्ताक्षर लिखना है, या फिर लेख लिखना है, या वाक्यों में कठिन शब्दों का प्रयोग करना है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। लेखन कौशल की बात की गई है। लेखन कौशल का मतलब क्या होता है? लिखने से संबंधित। किससे संबंधित? लिखने से संबंधित होता है लेखन कौशल। तो इसमें सही वर्तनी, तो यह आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। संयुक्ताक्षर लिखना, यह भी आपका गलत हो जाता है। लेख लिखना, यह बात आपकी सही हो जाती है कि लेखन कौशल की बात की गई है तो लिखने से संबंधित होता है, यानी कि लेख लिखना। वाक्यों में कठिन शब्दों का प्रयोग करना, यह आपका नेगेटिव हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। लेखन कौशल की बात की गई है तो लेख लिखना। हिंदी में कौशल की बात करते हैं तो 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनको समझते हैं। सु, बो, प और ली। क्या होते हैं? सुबोपली, यह आपके 4 कौशल होते हैं। सु से मतलब होता है सुनना। सु का मतलब होता है सुनना, यह आपके क्रम से ही है। बोस से मतलब होता है बोलना। नेक्स्ट आता है प से होता है पढ़ना और ले से होता है आपका लिखना। तो यह आपके 4 कौशल हो जाते हैं। हिंदी में 4 कौशल होते हैं। सुबोपली यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यह आपके क्रम से हैं। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है कि आप भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य सामग्री की किस स्वरूप को अपनाना चाहेंगे। आप भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य सामग्री की किस स्वरूप को अपनाना चाहेंगे। तो आपको बताना है मूर्त, विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक को, या फिर अमूर्त, विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक को, या मूर्त, विवरणात्मक और अवधारणात्मक को, या अमूर्त, अवधारणात्मक और अवधारणात्मक को। तो आपको इसमें बताना है कि आप भाषा शिक्षक के रूप में कौन सी पाठ्य जो सामग्री है इसको अपनाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होता है? मूर्त, विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक। मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उनको हम अपनाएंगे, और दूसरा आता है विश्लेषण, यानी कि जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं उनका हम क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर? आप भाषा शिक्षक के रूप में क्या अपनाएंगे पाठ्य सामग्री के रूप में? तो मूर्त, विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक चीज़ों को आप अपनाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है
कि पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया है, आपको बताना है पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की कौन सी प्रक्रिया है। तो सहचर्यजन्य है, सुमेलन है, युक्तिजन्य है या फिर सामाजिक है। तो आपको इसमें बताना है कि भाषा अर्जन की कौन सी प्रक्रिया है, किसके अनुसार बतानी है, आपको पियाजे के अनुसार बतानी है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर थर्ड, युक्तिजन्य। क्या होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड होता है आपका युक्तिजन्य। युक्तिजन्य प्रक्रिया को आप भाषा अर्जन के रूप में अपनाएंगे, क्योंकि भाषा का अर्जन होता है वह किसके द्वारा होता है, अनुकरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, अनुकरण के द्वारा होता है। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, यानी कि बच्चा है वह शिक्षक की नकल करके, वह जैसे शिक्षक ने बोर्ड पर लिख दिया तो बच्चे उसको नकल करके उतार रहे हैं, इस तरीके से, या शिक्षक की जो एक्टिविटी है उनको बच्चे नोट कर रहे हैं, तो यह क्या हो जाता है, आपका अनुकरण हो जाता है। तो युक्तिजन्य यह आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, चौमस्की का कहना था, चौमस्की भाषा विकास के लिए जाने जाते हैं, चौमस्की। तो इनका कहना है कि भाषा यानी कि बच्चों में भाषा सीखने की क्या होती है, क्षमता जन्मजात होती है। इन्होंने क्या कहा था कि बच्चे में जो भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है, जन्मजात होती है, यानी कि जन्म से ही बच्चा है वह भाषा सीखता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। चौमस्की से बहुत क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आता है आपका कि एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है, एक विद्यार्थी है उसके घर की भाषा अलग है और जो विद्यालय में जाता है उसकी भाषा अलग है, तो आप एक संसाधन के रूप में उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो आप उस बच्चे की कैसे मदद करेंगे कि वो बच्चा है जिसके घर की भाषा अलग है और उसके स्कूल की भाषा है, जो विद्यालय की भाषा है वह अलग है, तो आपको इसमें बताना है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, तो उसे कक्षा में अधिक समय और ध्यान देंगे, यानी कि बच्चे को कक्षा में ज़्यादा समय देंगे और ज़्यादा ही उस बच्चे पर ध्यान देंगे, या कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करेंगे। यानी कि बहुभाषिकता की बात करते हैं, यानी कि बहुत जो भाषाएं होती हैं उनके रूप में आप उपयोग करेंगे, या उसको गृह कार्य से संबंधित कार्यों में लचीलापन देखकर, या फिर कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षण करा के तो आप उस बच्चे को क्या करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 कि कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करेंगे। संसाधन के रूप में आप उपयोग करेंगे किसे, बहुभाषिकता को, क्योंकि हर बच्चे की जो घर की भाषा होती है वह अलग अलग होती है और जो विद्यालय की भाषा होती है वह अलग होती है। तो कक्षा में क्या करेंगे, बहुभाषिकता के संसाधन के रूप में आप उपयोग करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है कि ट्रांसलैंग्वेजिंग एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, इसका मतलब होता है, ट्रांसलैंग्वेजिंग का मतलब होता है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना के संबंध में इन कथनों में से अ और ब पर विचार कीजिए। तो आपको इसमें बताना है, इस पर आपको विचार करना है। अ में दे रखा है कि ट्रांसलैंग्वेजिंग बहुभाषावाद का एक लचीला स्वरूप होता है, या फिर ब में दे रखा है कि ट्रांसलैंग्वेजिंग संप्रेषण क्षमता के संवर्धन के लिए जानी गई भाषाओं के रूप में एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करना होता है। तो आपको इसमें इसका सही आंसर बताना है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखी हैं, अ सही है, ब गलत है, अ गलत है, ब सही है, अ और ब दोनों सही हैं, अ और ब दोनों गलत हैं। तो आपको इसमें बताना है कि जो ट्रांसलैंग्वेजिंग है यह बहुभाषावाद को एक लचीला स्वरूप देता है, तो यह बात बिल्कुल सही है। ट्रांसलैंग्वेजिंग संप्रेषण क्षमता के संवर्धन के लिए जानी गई भाषाओं में से भाषाओं के बीच में एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करना है, तो यह बात भी सही है। आपके यह दोनों सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन अ सही है, ब गलत है, अ गलत है, ब सही है, अ और ब दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जा सकता है।
समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जा सकता है? आपको बताना है क्रिया, साहित्य, बाल कविताएं या फिर खिलौने। तो इसका आपको सही आंसर बताना है कि समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर आपका इसमें 2 सही होता है कि जो साहित्य होता है इसे हम भाषा अधिगम के उपकरण के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही आंसर होता है। यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर? साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य में उपकरण की बात करते हैं तो क्या क्या आते हैं उपकरण? यहाँ पे लिखते हैं तो कहानी आती हैं, कहानी आ जाती हैं आपकी, कथाएं आती हैं और आपकी कथाएं आती हैं और आपकी क्या आती हैं? कविता आती हैं। यहाँ तक बात क्लियर? कहानी, कथाएं और कविताएं आ जाती हैं भाषा अधिगम के उपकरण के रूप में। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है कि कुल भौतिक प्रतिक्रिया यानी कि टीआरपी की बात की गई है। इसमें किसकी केंद्रीय भूमिका होती है? तो आपको इसमें बताना है कि कुल भौतिक प्रतिक्रिया टीआरपी में किस की केंद्रीय भूमिका होती है? तो शिक्षक की होती है, अभिभावक की होती है, परिवार की होती है या फिर विद्यार्थी की होती है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि जो टीआरपी में किसकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है तो वह इसमें शिक्षक की होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होता है, टीआरपी में शिक्षक की भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है? आपको बताना है। तो शुद्ध उच्चारण करना है, अक्षरों को पढ़ना है, समझ के साथ पढ़ना है या फिर कठिन वाक्यों को पढ़ना है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है, पठन कौशल का आपको तात्पर्य बताना है एनसीईआरटी 2005 के अकॉर्डिंग। तो इसका सही आंसर आपका शुद्ध उच्चारण करना, तो यह बात आपकी गलत होती है। अक्षरों को पढ़ना यह भी गलत है। समझ के साथ पढ़ना यह आपका पॉजिटिव होता है। कठिन वाक्यों को पढ़ना यह आपका गलत हो जाता है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है? तो तात्पर्य यह है कि समझ के साथ पढ़ना, समझ के साथ पढ़ना। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष बताना है आपको क्या है? तो पुस्तक की वर्तनी है, या पुस्तक में चित्रों का स्थान है, या फिर विषय वस्तु का चयन है, या फिर वर्तनी एवं चित्र सज्जा के साथ उच्चतम विषय वस्तु है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या होता है? तो पुस्तक की वर्तनी होती है, तो यह आपका गलत हो जाता है। पुस्तक में चित्रों का स्थान होता है, ऐसी बात नहीं है। विषय वस्तु का चयन होता है, तो यह बात आपकी सही है। वर्तनी एवं चित्र सज्जा के साथ उत्तम विषय वस्तु, तो यह भी आपका गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष की बात की गई है। तो शैक्षिक पक्ष क्या होता है? आपका विषय वस्तु का चयन होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, विषय वस्तु का चयन। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है कि विद्यार्थियों को दी जा रही गतिविधियों पर विचार कीजिए। विद्यार्थियों को दी जा रही गतिविधि पर विचार कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि संप्रेषण कौशल विकसित करने के लिए आप अपनाना चाहेंगे। तो आपको इसमें बताना है कि विद्यार्थियों को दी जा रही गतिविधियों पर विचार कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि संप्रेषण कौशल विकसित करने के लिए आप अपनाना चाहेंगे। तो वह एक अभिनेता है, संप्रेषण कौशल आप अपनाना चाहेंगे कि वह एक अभिनेता है, या सप्ताहांत पर शाम 5 बजे तक सुबह जा रहा हूँ, फिर मैं वापस आऊँगा, या अपने मित्र से पूछें कि वह सप्ताहांत में कहाँ जाना पसंद करता है और क्यों। ऑप्शन 4 में दे रखा है कि अपने सहपाठी से उन 2 बिंदु के बारे में पूछें जिनका ध्यान वे समूह चर्चा के समय रखते हैं या रखते हैं। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड,
सेकंड और फोर्थ। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि आप गतिविधि संप्रेषण कौशल विकसित करने के लिए आप क्या अपनाना चाहेंगे। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो वह एक अभिनेता है, क्या है, अभिनेता है। तो यह बात आपकी क्या होती है, गलत होती है, क्योंकि हमें गतिविधि संप्रेषण कौशल विकसित करना है। तो यह आपका एक लाइन में आंसर हो जाता है या नहीं है। ठीक, सप्ताहांत पर शाम 5 बजे तक सुबह जा रहा हूँ और फिर वापस आ जाऊँगा। सुबह जाएगा और शाम को वापस आ जाएगा, तो यह भी आपका गलत हो जाता है। अपने मित्र से पूछें, पूछने की बात हो रही है, इसमें गतिविधि करेगा। तो पूछें कि वह सप्ताहांत में कहाँ जाना पसंद करता है और क्यों। कहाँ जाना पसंद करता है और क्यों, यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य लग गया आपका, तो यह आपका सही हो जाता है। अपने सहपाठी से उन 2 बिंदुओं के बारे में पूछें जिनका ध्यान वे समूह चर्चा के समय रखते हैं। समूह चर्चा के समय रखते हैं, तो यह भी आपका क्या होता है, यह भी आपका सही हो जाता है। थर्ड और फोर्थ आपका राइट आंसर है। ऑप्शन में आपको देखना है कहाँ पे दे रखा है, तो यह आपका गलत होता है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका थर्ड और फोर्थ है, यह आपका बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा था गतिविधि संप्रेषण कौशल विकसित करने के लिए आप क्या अपनाना चाहेंगे। तो अपने मित्र से पूछें कि वह सप्ताहांत में कहाँ जाना पसंद करता है और क्यों। अपने सहपाठी से उन 2 बिंदुओं के बारे में पूछें जिनका ध्यान वे समूह चर्चा के समय रखते हैं या रखती हैं। ठीक, तो वह एक अभिनेता है, यह आपका गलत हो जाता है। एक लाइन में आंसर आ जाएगा आपका, सप्ताहांत पर शाम 5 बजे तक सुबह जा रहा हूँ और शाम को वापस आ रहा हूँ, यह भी आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड और फोर्थ राइट आंसर है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है, स्टीफन क्रेसन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है। तो आपको बताना है इसमें अचेतन प्रक्रिया किसके अनुसार, स्टीफन क्रेसन के अनुसार आपको बतानी है। तो सीखना है, अर्जन है, सुनना है या फिर संप्रेषण है। तो कौन सी कैसी प्रक्रिया है, अचेतन प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर होता है स्टीफन क्रेसन के अनुसार अर्जन। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, अर्जन है। यह कैसी प्रक्रिया है, यह आपकी अचेतन प्रक्रिया है, अचेतन प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि वाइगॉस्की के अनुसार जो बच्चे का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो आंतरिक भाषण है, व्यक्तिगत भाषण है, निजी भाषण है या फिर मौन भाषण है। तो आपको बताना है इसमें यह कौन सा भाषण है कि वाइगॉत्स्की के अनुसार जो बच्चे व्यापक उपयोग करते हैं और अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं, तो यह आपका आंतरिक भाषण होता है। यह बात आपकी क्या होती है, गलत हो जाती है। व्यक्तिगत भाषण होता है, यह भी नहीं होता, वाइगॉत्स्की के अनुसार पूछा है। तो निजी भाषण होता है, जी हाँ निजी भाषण होता है। मौन भाषण, यह भी आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है, क्या होता है, निजी भाषण होता है। क्या होता है, निजी भाषण होता है। यहाँ तक बात क्लियर, क्या होता है, निजी भाषण होता है। तो यह आपका क्या होता है, जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से इसमें बच्चे सीखते हैं, प्राइवेट स्पीच हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि प्याजे के अनुसार भाषा विकास से तक होता है। तो कहाँ से कहाँ तक होता है जो भाषा का विकास होता है, किसके अनुसार पूछा है आपसे, जीन प्याजे के अनुसार पूछा है। किसके अनुसार पूछा है, जीन प्याजे के अनुसार पूछा है। यहाँ पे आपसे पूछा था किसके अनुसार, वाइगॉत्स्की के अनुसार। तो यहाँ पे आपका निजी भाषण हो गया। यहाँ पे आपसे पूछा है प्याजे के अनुसार कि भाषा खाली जगह से यहाँ पे आपको बताना है तक होता है। तो निजी से व्यक्तिगत होता है, निजी से सामाजिकृत होता है, आत्म केंद्र से सामाजिक होता है या फिर सामाजिक से आत्म केंद्रित होता है। तो प्याजे के अनुसार भाषा का विकास कैसे होता है, आत्म केंद्रित से सामाजिक होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, आत्म केंद्रित होता है। यहाँ से कहाँ तक होता है, सामाजिक तक होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 आता है कि कक्षा में चर्चा के दौरान कक्षा 5 की एक विद्यार्थी भ्रष्टाचार के कारणों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।
इस दौरान न तो वह दूसरों के विचारों से सहमति प्रकट कर रही है और न ही वह दूसरे के नज़रिए से विषय वस्तु को देखने की कोशिश कर रही है। तो पियाजे के अनुसार वह किस प्रकार से भाषण में शामिल है आपको बताना है। तो आत्मकेंद्रित भाषण है, सामाजिक भाषण है, व्यक्तिगत भाषण है या फिर निजी भाषण है। आपको बताना है कि जो चर्चा के दौरान कक्षा 5 की एक विद्यार्थी है, वह भ्रष्टाचार के कारणों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। तो आपको इसमें बताना है कि इस दौरान न तो वह बच्ची दूसरों के विचारों से सहमति प्रकट कर रही है और न ही वह दूसरे के नज़रिए से विषय वस्तु को देखने की कोशिश कर रही है। तो पियाजे के अनुसार, किसके अनुसार बताना है आपको, जीन पियाजे के अनुसार बताना है। तो वह किस प्रकार के भाषण में शामिल है, तो कौन से भाषण में शामिल है, आत्मकेंद्रित में है, सामाजिक भाषण में है, व्यक्तिगत या निजी भाषण में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्या, आत्मकेंद्रित भाषण। यानी कि वह ना तो दूसरों के विचारों पर क्या कर रही है, सहमति प्रकट कर रही है और न ही वह दूसरे के नज़रिए से विषय वस्तु को देखने की कोशिश कर रही है। तो यह आपका आत्मकेंद्रित भाषण होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। यहाँ तक बात क्लियर, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आता है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरणिक संरचनाओं को समझने के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। किसके क्या समझने के लिए, व्याकरणिक संरचनाओं को समझने के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें और विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने दें, या विद्यार्थियों को अधिक से अधिक समय व्याकरणिक अभ्यास करने के लिए दें, या विद्यार्थियों को प्रस्तुत पुस्तक से संरचनाओं को याद करने के लिए कहें, या विद्यार्थी को विभिन्न संरचनाओं पर कोई प्रदत्त कार्य दें। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरणिक संरचनाओं को समझाने के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए, समृद्ध, जहाँ पे आपको समृद्ध दिख जाए यह आपका पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सही होता है। और विभिन्न संरचनाओं की बात की गई है, जहाँ पे विभिन्न विभिन्न सामग्री की बात की जाए, विभिन्न विभिन्न माध्यम की बात की जाए, अन्वेषण की बात की जाए, खोज की बात की जाए, यह आपका क्या होता है, पॉजिटिव आंसर होता है। हमेशा यही आपका राइट आंसर होता है। तो समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें और विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने दें, यह बात आपकी सही है। विद्यार्थी को अधिक से अधिक व्याकरणिक अभ्यास करने के लिए दें, तो ऐसा नहीं है कि आपको अधिक से अधिक अभ्यास कराना है, क्योंकि बच्चे को समझाना भी है और उसे खोज करने के लिए भी देना है। विद्यार्थी को पुस्तक संरचना को याद करने की बात की गई है, तो याद करना आपका नेगेटिव हो जाता है। विद्यार्थी को विभिन्न संरचनाओं पर, यहाँ पे भी विभिन्न संरचनाएं दे रखी हैं, लेकिन पर कोई एक प्रदत्त कार्य दें, प्रदत्त यानी एक कार्य करने की बात की गई है, तो यह भी आपका गलत हो जाता है, क्योंकि बच्चे से क्या करानी है, खोज करानी है। अगर यहाँ पे ये नहीं दे रखा होता तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होता, लेकिन इससे बेहतर आपका ऑप्शन नंबर 1 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर, यहाँ तक हमारे 15 क्वेश्चन होते हैं, आपकी समझ में आए होंगे ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मैं आपको ज़्यादा तो नहीं कुछ बोलती हूँ, बस इतना ही बोलना है कि वीडियो को लाइक कर दिया करो, जिससे हमें भी पता चल सके कि आपको हमारा पढ़ाना है वह पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ पा रहा है, तो चीज़ें और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, हम आपको हिंदी पेडागोजी को कंप्लीट कराएंगे और आपकी जो संस्कृत है संस्कृत के गद्यांश को आपको समझाएंगे, किस तरीके से आपको संस्कृत का गद्यांश सॉल्व करना है, और उसके बाद में आपको समझाएंगे कि जो संस्कृत की पेडागोजी है इसको भी कैसे सॉल्व करनी है। तो यह भी आपको हम समझाएंगे, यानी कि इनको भी हम आपको कराएंगे। तो फिर मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कर देना।